that Ragnarok was the end. It's where it all begins. इस सीरीज में हम मैग्ना नाम के लड़के की कहानी देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ फिर से एडा नाम के टाउन के अंदर शिफ्ट हुआ था। मैग्ना और उसकी फैमिली ने यह टाउन काफी साल पहले छोड़ दिया था क्योंकि उसके डैड की मौत हो गई थी और अब फाइनली कई सालों बाद वो फिर से इस टाउन के अंदर वापस आ गए थे। और अब जैसे ही मैग्ना इस टाउन के अंदर वापस आता है वैसे ही उसके अंदर सुपर पावर आ जाती है। लेकिन इन सुपर पावर्स के साथ साथ मैग्ना के पीछे उस टाउन की सबसे अमीर और मिस्टीरियस फैमिली उटूल फैमिली पड़ जाती है। और अब उटूल फैमिली मैग्ना की जान लेना चाहती थी क्योंकि मैग्ना को उनके बारे में एक ऐसा राज पता चल गया था जिस राज को उटूल फैमिली सदियों से छुपाती आ रही थी। ये कहानी नॉर माइथोलॉजी पर बेस्ड है और इस सीरीज को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था। अब चलते हैं इस सीरीज की कहानी की तरफ। रैग्नारॉक सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है नॉर्वे के एक छोटे से टाउन एडा से जहां पर सायर नाम की फैमिली फिर से वापस रहने आई थी। सायर फैमिली सालों पहले इस टाउन को छोड़कर चली गई थी क्योंकि सायर फैमिली के हेड एसबियोन सायर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और फिर उसके बाद फैमिली ने टाउन छोड़ दिया था। लेकिन अब फाइनली सायर फैमिली टाउन में वापस रहने आ गई थी। सायर फैमिली में अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं जिनमें से एक माँ है टूरिट सायर और उसके 2 बेटे हैं मैग्ना सायर और लॉरेंस सायर। मैग्ना बड़ा बेटा है जिसको डिसलेक्सिया की बीमारी है। डिसलेक्सिया में लोगों को फोकस करने में दिक्कत आती है और वर्ड्स को पढ़ने में भी दिक्कत आती है। लेकिन छोटा भाई लॉरेंस बिल्कुल नॉर्मल था और इन दोनों भाइयों के बीच एक अच्छा रिश्ता था। अब जैसे ही ये तीनों टाउन में आते हैं वैसे ही इनकी कार के आगे वॉटन वैगनर नाम का एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी व्हील चेयर को बीच रास्ते में रोक देता है। अब क्योंकि मैग्ना को लोगों की मदद करना पसंद था तो इसलिए वो अपनी कार से उतरकर वॉटन की मदद करने के लिए उसके पास जाता है और फिर उसके बाद उसकी व्हील चेयर को ठीक करके उसे रोड क्रॉस करवा देता है। अब जब मैग्ना वॉटन को रोड क्रॉस करवाता है तो तभी वहाँ पर वॉटन की एक फ्रेंड वेंचे आ जाती है जो उसी की तरह एक बुजुर्ग औरत थी और वो वहीं के लोकल सुपरमार्केट में काम किया करती थी। वेंचे जैसे ही मैग्ना के पास आती है वैसे ही वो उसके माथे पर हाथ फिराती है और अब जैसे ही वेंचे ऐसा करती है वैसे ही हम देखते हैं कि मैग्ना की आंखों में अचानक से बिजली चमकने लगी है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्ना को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो क्लियर नहीं थी मगर वो फुसफुसाहट जैसी आवाजें थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मैग्ना वापस अपनी कार में जाता है तो वैसे ही लॉरेंस मैग्ना को बोलता है कि वो कार के दरवाजे को बंद कर दे क्योंकि मौसम वहाँ पर बहुत ठंडा है और उसे ठंड लग रही है। अब मैग्ना लॉरेंस की बात सुनकर जैसे ही शीशे को बंद करने के लिए उसके स्टिक को घुमाता है वैसे ही वो स्टिक टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। अब इसके बाद अचानक से मैग्ना को फील होता है कि वहाँ पर बारिश आने वाली है जबकि मौसम बिल्कुल साफ था। और अब जब मैग्ना अपनी मॉम और अपने भाई को ये बात बोलता है कि बारिश आने वाली है तो वो लोग भी यही बात बोलते हैं कि मौसम तो साफ है, कोई बारिश नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि वेंचे के छूने से कुछ तो ऐसा शुरू हुआ था जिसकी वजह से मैग्ना के अंदर पावर्स आ गई थी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि हकीकत में एडा नॉर्वे का वो टाउन है जिसने सबसे आखिरी में नॉर्वे के ओल्ड गॉड्स की पूजा छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपनाई थी। और जिस समय में इन लोगों ने ऐसा किया था उस समय को नॉर्वे के गिने चुने उन लोगों ने जो अपने ओल्ड गॉड को अभी भी पूजते हैं उन लोगों ने उस समय को रैग्नारॉक का नाम दिया था क्योंकि रैग्नारॉक का मतलब होता है भगवानों का अंत या फिर दुनिया का अंत। और क्योंकि एडा ने सबसे आखिरी में अपने ओल्ड गॉड्स की पूजा छोड़ी थी तो वो एक तरीके से भगवानों का अंत ही था उनके लिए और इसी वजह से उन्होंने इस सिचुएशन को रैग्नारॉक का नाम दिया था। अब इस टाउन में उटूल नाम की एक और फैमिली रहती है जो इस टाउन की सबसे रिच फैमिली है। उटूल फैमिली सदियों से इस टाउन को कंट्रोल करती आ रही है और इसी फैमिली की वजह से एडा टाउन में लोगों को जॉब भी मिल पा रही थी। इनफैक्ट मैग्ना की मॉम को भी उटूल फैमिली की कंपनी उटूल इंडस्ट्री के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ही जॉब मिली थी। उटूल फैमिली एक तरीके से एडा टाउन को अपनी प्रॉपर्टी मानता है और वो वहाँ के माउंटेन्स पर भी अपना हक जताता है। मगर वो लोग ऐसे अमीर लोग नहीं है जो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, वो बस टाउन की प्रॉपर्टी और वहाँ के माउंटेन्स को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। मगर वो टाउन के लोगों के लिए हमेशा बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं और जब जब जिसने मदद मांगी उटूल फैमिली ने हमेशा उस इंसान की मदद करी। लेकिन इन सब के बीच उटूल फैमिली भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस फैमिली है। अब हम देखते हैं कि सायर फैमिली टाउन के अंदर एडजस्ट करना शुरू कर देती है। मेगन और लॉरेंस भी अपना स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। उनके स्कूल के प्रिंसिपल उटूल फैमिली के हेड विडार उटूल की वाइफ रेन है और विदार के दोनों बच्चे फॉर उटाल और सेक्सा उटाल मैग्ना की ही क्लास में पढ़ते हैं। उनका रहन सहन ठीक रिच किड जैसा ही है बट फिर भी वो काफी ज्यादा काइंड रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच फॉर उटाल अपनी क्लास की एक लड़की आइसोल्ड को कभी कभी थोड़ा परेशान किया करता था, लेकिन वो इस तरीके से परेशान नहीं करता था कि वो चीज बुली में आए। ये जस्ट हल्का फुल्का मजाक हुआ करता था जिससे आइसोल्ड को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास के अंदर इकलौती आइसोल्ड ही वो होती है जो मैग्ना की दोस्त बनती है क्योंकि आइसोल्ड का भी कोई दोस्त नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा एनवायरमेंट के बारे में बात करती थी, उसके बारे में सोचा करती थी और पागलों की तरह एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के तौर पर काम किया करती थी। और क्योंकि वो हमेशा ही एनवायरमेंट के
बारे में बात किया करती थी, तो इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन अब मैग्ना उसका दोस्त था। आइसोल्ड का फादर उसी के स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाया करता था। आइसोल्ड एनवायरनमेंट के बारे में इतना ज्यादा इसलिए सोचा करती थी क्योंकि उसकी मॉम की मौत कैंसर से हुई थी। आइसोल्ड कई बार एडा की नदियों के पानी के सैंपल को इकट्ठा करा करती थी और उसकी जांच किया करती थी कि आखिर इसके अंदर कितना पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ चुका है। इसी के साथ आइसोल्ड पास के पहाड़ों की आइस कितनी ज्यादा पिघल रही है ये भी मेजर करती रहती थी। यानी कि वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती थी वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए या फिर एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए उतनी ज्यादा कोशिश किया करती थी। अब स्कूल में आते ही मैग्ना को ग्रे नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। ग्रे ओटूल सिबलिंग्स की काफी अच्छी दोस्त थी और उसका सर्कल एलीट फ्रेंड्स का था। मैग्ना को ग्रे के साथ बात करने का मौका पहली बार तब मिलता है जब उन्हें क्लास की तरफ से ग्रुप असाइनमेंट दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक दिन मैग्ना अपनी मॉम के साथ पेट्रोल पंप पे खड़ा था और उसकी मॉम पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर रही थी, तो तभी वहाँ पर विडार आ जाता है जो टूरिट को देखकर उसे पहचान जाता है क्योंकि वो उसकी पुरानी दोस्त थी। विडार टूरिट को देखकर खुश था और अब ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो तभी हम देखते हैं कि विडार की कार में जो उसका डॉग था वो अजीब तरीके से भौंक रहा था और साथ ही उसकी आंखें भी बड़ी अजीब तरीके से सफेद पड़ी हुई थी। वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं लग रहा था। अब टूरिट से बात करने के बाद विडार सीधा अपने घर जाता है और फिर उसके बाद मैग्ना के डैड की मौत के आर्टिकल को पढ़ने लगता है। और अब आर्टिकल को पढ़ने के बाद वो अपने बच्चों के पास जाकर उन्हें बोलता है कि तुम्हारी क्लास में जो मैग्ना नाम का लड़का आया है और उस पर नजर रखना और मुझे सब कुछ बताना कि वो कहाँ जाता है, किसके साथ उठता है, बैठता है, बात करता है, वो क्या क्या करता है, सारी जानकारी मुझे लाकर देना। अब एक तरफ तो ना जाने क्यों विडार को मैग्ना के अंदर इंटरेस्ट आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम मैग्ना की बॉडी के अंदर बदलाव होते हुए देख रहे थे। जिस मैग्ना को बचपन से बिना चश्मे के दिखाई नहीं दे रहा था वो अचानक से बिना चश्मे के सब कुछ साफ देख पा रहा था और साथ ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब इसके बाद कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जब आइसोल्ड मैग्ना के साथ माउंटेन पर घूमने जाने का प्लान बनाते हुए शॉपिंग कर रही थी, तो तभी वहाँ पर वेंचे मैग्ना को संभल कर रहने के लिए बोलती है और इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करती है कि तुम माउंटेन पर जा तो रहे हो लेकिन संभल कर रहना। आइसोल्ड मैग्ना को वेंचे की बात को इग्नोर करने को बोलते हुए कहती है कि इनकी बात पर ध्यान मत दो, ये थोड़ी दिमाग से हिली हुई हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों माउंटेन पर चढ़ते चढ़ते एक पुल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उटूल फैमिली ने वार्निंग बोर्ड लगाते हुए लिखा हुआ था कि पुल के दूसरी तरफ जाने में खतरा है तो पुल को क्रॉस ना करें। लेकिन ये दोनों वार्निंग को इग्नोर करके पुल को क्रॉस कर लेते हैं। मगर इससे पहले कि ये दोनों आगे बढ़ते उससे पहले ही मैग्ना के फोन पर उसके मॉम का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसकी मॉम की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्हें मदद की जरूरत है। मैग्ना मैसेज को देखकर सीधा घर की तरफ निकल पड़ता है और आइसोल्ड अकेले ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूमने लगती है। अब हम देखते हैं कि मैग्ना जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम बिल्कुल सही सलामत है और उसको जो मैसेज आया था वो उसके भाई ने उसके साथ मजाक करते हुए उसे भेजा था। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन पर देखते हैं कि आइसोल्ड को घूमते घूमते एक गुफा दिखाई देती है, जिस गुफा में जाने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जिस दरवाजे पर लिखा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी उटूल इंडस्ट्री की है और यहाँ पर आना सख्त मना है क्योंकि ये जगह जानलेवा है। और अब यहाँ आइसोल्डा उस दरवाजे की और उस गुफा की काफी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करती है। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम विडार उटूल को देखते हैं जो बिना कपड़ों के रेनडियर्स के झुंड के पास पहुंच जाता है और फिर उसके बाद उसके कान में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अब इसके बाद उसकी आंखें किसी जानवर की आंखों जैसी हो जाती हैं। और अब इसके बाद विडार एक रेनडियर पर हमला करके उसकी गर्दन को एक झटके में तोड़ देता है और फिर उसके बाद सीने के अंदर एक मुक्के से छेद करके उसके दिल को निकाल लेता है और फिर उसके बाद वो एक ऊंचे से पहाड़ पर जाकर उस रेनडियर के दिल को खाने लगता है। और अब उस रेनडियर के दिल को खाने के बाद वो बहुत तेज से आवाज निकालता है। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि ये आवाज आइसोल्ड को गुफा के अंदर भी सुनाई देती है और आइसोल्ड इस आवाज को सुनकर एक सेकंड के लिए डर भी जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्ना जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है उसे आसमान के अंदर आइसोल्ड पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखाई देती है। अब पहले तो वो ये देखकर काफी खुश था मगर फौरन ही उसे ये बात समझ आ जाती है कि आइसोल्ड का पैराशूट उसके कंट्रोल में नहीं है और उसका बैलेंस बिगड़ चुका है। और अब इससे पहले कि मैग्ना कुछ कर पाता उससे पहले ही आइसोल्ड एक इलेक्ट्रिक वायर से जाकर टकरा जाती है और फिर उसे बिजली के झटके लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। आइसोल्ड के मरते ही वहाँ पर विडार आ जाता है जो रास्ते से जा रहा था और अब जैसे ही विडार आइसोल्ड को मरा हुआ देखता है वैसे ही वो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल करता है। और अब मैग्ना की इकलौती फ्रेंड भी मर चुकी थी। आइसोल्ड के मरने के बाद मैग्ना निराश होकर बारिश में भीगता हुआ रात को अपने घर की तरफ आता है और अब जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है वैसे ही वो पास में पड़े हुए हथौड़े को उठाकर जोर से उस हथौड़े को आसमान की तरफ फेंकते हुए जोर से चिल्लाता है। और अब हम देखते हैं कि जो हथौड़ा मैग्ना ने आसमान की तरफ फेंका था वो हथौड़ा बादलों तक पहुंच गया था। और अब जब मैग्ना बहुत जोर से चिल्ला रहा था तो तब हम देखते हैं कि आसमान के अंदर बिजली बहुत तेजी से कड़कती है और अब यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
रैग्नारॉक सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड शुरू होता है मैग्ना से, जो इसोल्डा की डेथ से काफी ज्यादा दुखी था और वो अपने इसी दुखी मन के साथ स्कूल भी पहुंचता है, जहां पर सभी को पता चल चुका था कि इसोल्डा की मौत हो चुकी है। मैग्ना के स्कूल आते ही ग्रे उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। मैग्ना ग्रे की बात का जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पर ऑस्कर नाम का एक लड़का, ग्रे और सेक्सा मिलकर मैग्ना से इसोल्डा की डेथ को लेकर सवाल करने लगते हैं, मगर क्योंकि मैग्ना परेशान था तो इसीलिए उसका भाई उसको अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब क्लास में आने पर मैग्ना देखता है कि इसोल्डा की टेबल पर सभी लोगों ने फूल और काफी सारी कैंडल्स जला के रखी हुई थी। अब इसके बाद वहाँ रेन आती है और सभी बच्चों को बोलती है कि आज तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी क्योंकि इसोल्डा के डैड काफी दुखी हैं। असल में इसोल्डा के डैड मैग्ना की क्लास में हिस्ट्री टीचर हैं और उनका नाम एरिक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि रैन ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर इसोल्डा के डैड एरिक आ जाते हैं और वो सभी से बोलते हैं कि क्लास भी होगी और हर साल होने वाली स्कूल की पार्टी भी होगी, क्योंकि अगर इसोल्डा जिंदा होती तो वो भी यही सब चाहती। अब इसके बाद हम ऑस्कर की मॉम युंगविल्ड को देखते हैं, जो एडा के पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर थी। युंगविल्ड स्कूल में आती है और सभी को बताती है कि पुलिस रिपोर्ट में पता चला है कि खराब मौसम होने की वजह से इसोल्डा का बैलेंस बिगड़ गया और वो बिजली के वायर से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि उसका फोन अभी भी हमें नहीं मिला है, तो जैसे ही हमें उसका फोन मिलेगा या और कोई जानकारी मिलेगी तो हम आप सबको बताएंगे। अब इसके बाद एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाता है, जो सभी बच्चों से बात करते हुए उन्हें बोलता है कि अगर कोई भी इसोल्डा की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो और उसे लगे कि उसको मेंटल इश्यूज हो रहे हैं तो मुझसे आके बात कर सकता है। अब यहाँ पर ये बात बहुत अजीब थी कि इसोल्डा का फोन मिसिंग था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्ना युंगविल्ड से बात करते हुए और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उन्हें इसोल्डा की डेथ को लेकर और क्या क्या जानकारी पता चली है। और साथ ही मैग्ना युंगविल्ड से बोल रहा था कि इसोल्डा की मौत कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, आपको उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब जब मैग्ना युंगविल्ड से बात कर रहा होता है तभी मैग्ना को बात करते हुए रेन काफी अच्छे से नोटिस कर रही थी और उसका ध्यान पूरी तरीके से मैग्ना की ही तरफ था। अब अगले सीन में हम विडार को देखते हैं, जो टूरिट को अपनी कार की फोटोज और पेपर सेंड करके बताता है कि पता नहीं किसने मेरी कार के शीशे में हथौड़ा दे मारा, जिसकी वजह से मेरी कार टूट गई है, तो तुम मेरे कार्स के पेपर्स और फोटोज को लेकर इंश्योरेंस क्लेम कर लो। अब इतना बोलने के बाद विडार तो चला जाता है, मगर जैसे ही टूरिट उन फोटोज को देखती है वैसे ही वो हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस हथौड़े ने विदार की कार तोड़ी थी वो हथौड़ा टूरिट का ही था। अब टूरिट ये देखकर समझ गई थी कि विदार की कार मैग्ना ने ही तोड़ी है, क्योंकि जिस समय विदार की कार टूटी उस समय मैग्ना घर पर नहीं था। अब यहाँ हमें समझ आता है कि मैग्ना ने जो हथौड़ा आसमान की तरफ फेंका था वो हथौड़ा 1.5 किलोमीटर दूर जाकर विदार की कार में गिरा था। अब हथौड़े के बारे में बात करने के लिए टूरिट मैग्ना के पास आती है और उसे सब कुछ सच बोलने के लिए कहती है, लेकिन मैग्ना को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार सच कैसे बताए, क्योंकि वो क्या बोलेगा अपनी माँ से कि जब से वो उस टाउन के अंदर आए हैं तब से उसके अंदर सुपर पावर आ गई है और उसने वो हथौड़ा 1.5 किलोमीटर दूर से फेंक के मारा था। सीधी सी बात थी, उसकी माँ उसकी इन सब बातों पर यकीन नहीं करती और क्योंकि मैग्ना के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था तो इसलिए चुपचाप वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मैग्ना अपने रूम में जाने के बाद अपने घर से लेकर विदार के घर तक की दूरी को नापता है, तो उसे पता चलता है कि उसने जो हथौड़ा फेंक के मारा वो 1.5 किलोमीटर दूर जाके गिरा था और हथौड़े को फेंकने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो सिर्फ 86 मीटर तक का था और उसने जो हथौड़ा फेंका था वो लगभग 1500 मीटर से ज्यादा का था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेंस मैग्ना के पास आता है और उसे कुछ पैसे देकर बोलता है कि ये पैसे मॉम ने दिए हैं नया हथौड़ा खरीदने के लिए, तो जाकर नया हथौड़ा खरीद लिया ना। अब पैसे मिलने के बाद मैग्ना नया हथौड़ा खरीद कर एक ग्राउंड में जाता है और वहां पर वो हथौड़े को फिर से फेंकने की कोशिश करता है और अब जब वो हथौड़े को फेंकता है तो वो फिर से देखता है कि हथौड़ा लगभग आधा किलोमीटर दूर जाके गिरा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विदार अपने घर पर मैग्ना के फेंके गए हथौड़े को देख रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये हथौड़ा किसका है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वाइफ रेन आ जाती है, जो उसे ये सब करते हुए देखकर उसे बोलती है कि हथौड़े को देखने से तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि ये किसका है, हो सकता है कि ये तुम्हारे किसी एक्स एम्प्लॉय ने करा हो जिसको तुमने जॉब से निकाल दिया और अब उसने खुंदक में ये सब कर दिया। रेन की बात सुनकर विदार उससे बोलता है कि वो हमारी इज्जत करते हैं, वो हमें पूछते हैं। अब इतना बोलने के बाद विदार आगे बोलता है कि इसोल्डा को मैंने मारा था क्योंकि उसने हमारी सीक्रेट गुफा देख ली थी। विदार की बात सुनकर रेन उसे बोलती है कि हमने तय किया था कि हम किसी इंसान को नहीं मारेंगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? कहीं तुमने ये काम जोश जोश में तो नहीं कर दिया, क्योंकि उस समय तुम शिकार करने के लिए गए थे। विदार रेन की बात का जवाब देते हुए बोलता है कि मैं कभी भी होश नहीं खोता, बस उसने हमारी सीक्रेट जगह देख ली थी तो इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। विदार की बात सुनकर रेन उसे बोलती है कि वैसे तो पुलिस ने केस बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी इसोल्डा का फोन गायब है, तो उसके फोन को जाकर ढूंढो इससे पहले कि वो फोन पुलिस को या किसी और को मिल जाए। अब इतनी बात करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इलू इलू करने लगते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रुप असाइनमेंट को करने के लिए ग्रे मैग्ना के घर पर आती है और फिर वो दोनों मिलकर पहले तो थोड़ा काम करते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब यहीं पर बात करते करते ग्रे मैग्ना से पूछती है कि तुम मुझे कुछ अपने बारे में ऐसा बताओ जिससे कि मैं तुम्हें जान सकूं। मैग्ना ग्रे की बात को सुनकर पहले तो कुछ सोचता है और फिर उसके बाद बोलता है कि मैंने कल एक हथौड़ा आधा किलोमीटर दूर तक फेंका था। मैंने कल एक हथौड़ा आधा किलोमीटर दूर तक फेंका था और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ इस टाउन के अंदर, तब से मेरी बॉडी के अंदर अजीब अजीब बदलाव हो रहे हैं। अब कोई भी किसी भी इंसान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे मजाक में ही लेगा और ठीक यही ग्रे ने भी किया। वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और न ही उसकी बात पे यकीन करती है और जब उसे
लगता है कि मैग्ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं है उसके साथ बात करने को लेकर, तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद रात होने पर हम तूरिट को देखते हैं जो शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट गई थी। अब सुपरमार्केट के अंदर तूरिट को एरिक दिखाई देता है जो काफी ज्यादा उदास था। तूरिट एरिक को देखकर उसे गले लगाती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है, और फिर उसके बाद तूरिट शॉपिंग करने के बाद बिलिंग काउंटर पर जैसे ही बिल लेने आती है तो तभी वहाँ पर वेंचे बिल देते हुए तूरिट से बोलती है कि अब होगी हीरो की नई शुरुआत। वेंचे इस बात को मैग्ना को लेकर बोल रही थी मगर तूरिट कुछ भी नहीं समझ पाती और फिर वो वेंचे की बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्ना हथौड़े को फेंकने वाली बात को अपने भाई को भी बताता है मगर वो भी उसकी बात को सीरियस ना लेकर अपनी स्कूल पार्टी में चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो विदार उस जगह आइसोल्ड के फोन को ढूंढ रहा था जिस जगह पे आइसोल्ड की मौत हुई थी, वहीं दूसरी तरफ मैग्ना भी आइसोल्ड के डेथ प्लेस पर आ जाता है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। अब जैसे ही मैग्ना वहाँ आता है वैसे ही विदार छुप जाता है और फिर मैग्ना के जाने के बाद वो फिर से फोन को ढूंढने लगता है। अब इसके बाद मैग्ना भी स्कूल पार्टी में आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर्ग एक म्यूजिक प्ले करता है जो सभी लोगों के लिए नॉर्मल था, मगर इस म्यूजिक के प्ले होते ही फॉर्ग, सेक्सा और उसकी मॉम एक अजीब तरीके के नशे में चली जाती हैं, जैसे कि मानो वो गाना उन्हें हिप्नोटाइज कर रहा हो। और अब हम यहीं पर देखते हैं कि इन तीनों के साथ साथ न जाने क्यों मगर लॉरिस भी उस म्यूजिक को सुनने के बाद ठीक इन तीनों की तरह ही नशे में झूमने लगता है। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो फॉर्ग, सेक्सा और लॉरिस एक अजीब तरीके का सेडक्टिव डांस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रैन अपने कुछ स्कूल स्टूडेंट के साथ इलू इलू कर रही थी और उसे भी इसी सॉन्ग की वजह से अजीब सा नशा छा रहा था। अब इन सब के बीच मैग्ना ऑस्कर से बात कर रहा होता है तो तभी उसे पता चलता है कि आइसोल्ड की मौत को लेकर पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी है और अब पुलिस की नई रिपोर्ट के हिसाब से सोल्डा की मौत पहाड़ से टकराने की वजह से हुई है। और अब मैग्ना जैसे ही ये बात सुनता है वैसे ही वो समझ जाता है कि जरूर सोल्डा की मौत को लेकर कोई ना कोई सच तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। अब मैग्ना इसी बात को बताने के लिए एरिक के पास जाता है तो एरिक उसे ये बोलकर घर जाने के लिए बोल देता है कि पुलिस अपना काम अच्छे से जानती है और तुम बच्चे हो तो इन सब में मत पड़ो। एरिक की ऐसी बातें सुनकर मैग्ना को गुस्सा आता है और वो एरिक की कार को पुश करता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही एरिक की कार को धक्का लगता है वैसे ही एरिक की कार खिसक जाती है और अब जैसे ही एरिक ये देखता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और फिर उसके बाद मैग्ना को अपने घर में बुला लेता है। अब यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि एरिक भले ही सब कुछ ना जानता हो मगर वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि टाउन के अंदर कुछ तो ऐसा है जो पीछे से चल रहा है, कुछ तो ऐसा छुपाया जा रहा है काफी लंबे समय से टाउन के अंदर, जिसको छुपाने के लिए टाउन के किसी भी इंसान की जान कोई मायने नहीं रखती और जो लोग उस राज को छुपाना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं जिनसे एरिक या कोई भी नहीं लड़ सकता और इसी वजह से एरिक ने अंत में हार मान ली है। अब एक तरफ तो मैग्ना और एरिक आपस में बात कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ फॉर्ग, ऑस्कर और लॉरिस मिलकर पार्टी से निकलकर टाउन में घूमने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो लोग टाउन में घूमते घूमते इसोल्डा के डेथ प्लेस के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर फॉर्ग इसोल्डा की मौत का मजाक बनाते हुए वहाँ पर रखी कैंडल्स के ऊपर सूसू करने लगता है। और जब फॉर्ग ऐसा कर रहा था तो तभी ऑस्कर उसकी पिक को क्लिक करके मजाक मजाक में इंस्टाग्राम पर डाल देता है। अब इससे पहले कि वो पिक लोगों तक पहुंच पाती उससे पहले ही फॉर्ग ऑस्कर को बुरी तरीके से पीटता है और फिर उसके बाद उससे वो पोस्ट डिलीट करवा देता है, लेकिन तब तक उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट रेन ने लेकर रख लिया था और फिर वो अपने पति के पास जाकर उस पोस्ट के स्क्रीनशॉट को दिखा देती है। और अब हम देखते हैं कि विदार ये देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है कि उसके बेटे ने इंसानों को लेकर इस तरीके की बदतमीजी वाली हरकत करी। और अब जैसे ही फॉर्ग घर आता है वैसे ही विदार उसे उस पोस्ट के स्क्रीनशॉट को दिखाकर उसे बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है और उससे बोलता है कि इंसान एक समय पर हमारी पूजा करा करते थे और वो आज भी हमारे ही रहमो करम पर पल रहे हैं। हम डिसाइड करते हैं इस टाउन के अंदर कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो हमारी इज्जत करते हैं और आज भी हमारे आगे झुकते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनका ध्यान रखते हैं। और अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो क्या वो हमारे आगे झुकेंगे, हमारा सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। तुम मेरे वारिस हो और तुम्हें ये बात समझनी होगी कि ऐसी हरकत कभी नहीं होनी चाहिए। अब एक तरफ तो फॉर्ग बुरी तरीके से पिट रहा था, वहीं दूसरी तरफ ग्रे जो कि सेक्सा के साथ उसके रूम में सो रही थी उसे बाथरूम लगता है और वो उठकर जैसे ही बाथरूम करने के लिए आती है तो उसे फॉर्ग के पिटने की आवाज सुनाई देती है और फिर जैसे ही वो आवाज का पीछा करती है तो वो देखती है कि विदार फॉर्ग को बुरी तरीके से पीट रहा है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा है और उसके मुंह पर भी चोट लग चुकी है। और हम देखते हैं कि ग्रे ये सब देखकर डर जाती है और वो चुपचाप रूम में जाकर सो जाती है। ग्रे के रूम में आने पर सेक्सा की नींद खुल जाती है और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर गई थी। ग्रे सेक्सा के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि मैं बाथरूम गई थी। और अब इतना बोलने के बाद ये दोनों ही लड़कियां सो जाती हैं। अब इसके बाद अगले दिन पूरा टाउन इसोल्डा के फ्यूनरल पर आया था और अब यहाँ पर ग्रे नोटिस करती है कि जहाँ कल रात तक फॉर्ग के फेस पर चोट के निशान बने हुए थे वहीं आज उसका फेस बिल्कुल सही सलामत था, जैसे मानो कि कल उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। और अब यहीं पर ग्रे को समझ आ जाता है कि जरूर टाउन के अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सबसे छुपाया जा रहा है और इन सब के पीछे उटूल फैमिली का हाथ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्ना और उसकी फैमिली फ्यूनरल से जब अपने घर वापस आती है तो वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरीके से बिखरा पड़ा है, जैसे मानो कि उनके घर के अंदर कोई कुछ ढूंढने आया हो। और अब यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। रैग्नारॉक सीजन 1 एपिसोड 3।
एपिसोड शुरू होता है मैग्ना और लॉरिस से, जो अपने पास में रहने वाले नशेड़ी को पकड़कर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि लॉरिस को लग रहा था कि उसके घर में चोरी उस नशेड़ी ने ही करी है। लेकिन नशेड़ी से पूछताछ में पता चलता है कि वो नशेड़ी जब उस घर के अंदर गया तो उससे पहले ही उस घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसके उस घर में जाने से पहले ही एक आदमी आया था कार के अंदर, जो उस घर के अंदर छानबीन कर गया था। और उस आदमी की कार के अंदर एक अजीब सा कुत्ता भी था, जो अजीब तरीके से घूर रहा था, और उस कुत्ते की आंखें भी अजीब तरीके से सफेद थी। अजीब से कुत्ते के बारे में सुनते ही मैग्ना समझ जाता है कि उसके घर में विदार घुसा था। और अब मैग्ना समझ गया था कि अगर उसे टाउन के अंदर सब कुछ सही करना है तो उसे खुद ही उटूल फैमिली के खिलाफ लड़ना होगा। अब कहानी में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड का नाम भी उटूलहाइम है, जिसका मतलब होता है जाइंट या फिर आउटर वर्ल्ड में रहने वाले ऐसे क्रीचर जिनके पास सुपर पावर्स तो हैं लेकिन वो बहुत बुरे हैं नेचर से। नॉर माइथोलॉजी के हिसाब से उटूलहाइम जाइंट्स एसगार्ड और मिडगार्ड के पास रहते हैं। और अब हमें इस एपिसोड के नाम से ही समझ आ जाता है कि हो ना हो उटूल फैमिली और कुछ नहीं बल्कि जाइंट्स हैं। अब इसके बाद स्कूल के साइकेट्रिस्ट सिंड्रे के कैबिन में हम देखते हैं कि मैग्ना सिंड्रे को बताते हुए बोलता है कि जब से मैं इस टाउन के अंदर आया हूँ तब से मेरे अंदर अजीब से बदलाव हो रहे हैं, और इस टाउन के अंदर जो पावरफुल लोग हैं उनसे कोई लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं लड़ूंगा क्योंकि अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। और मैं जानता हूँ कि मेरे घर के अंदर भी विदार घुसा था। अब इतनी बात करने के बाद सेशन खत्म हो जाता है और मैग्ना अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंड्रे भी अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसे रेन रोक लेती है, और फिर उसके बाद रेन उससे पूछती है कि मैग्ना से तुम्हारी क्या बात हुई। अब पहले तो सिंड्रे मैग्ना की बात बताने से मना करते हुए रेन को ये बोलता है कि वो मेरा पेशेंट है और ये एथिकली गलत है कि मैं तुम्हें उसके बारे में जानकारी बताऊं या फिर ये बताऊं कि उससे मेरी क्या बात हुई। सिंड्रे की बात सुनकर रेन उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये एथिकली गलत है, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट है, और अगर उसके साथ कुछ गलत चल रहा है या उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो बाकी बच्चों की सेफ्टी के लिए और खुद उसकी सेफ्टी के लिए भी एज अ प्रिंसिपल मेरा जानना जरूरी है कि उसके साथ क्या चल रहा है। और अब हम देखते हैं कि सिंड्रे रेन की बात में आ जाता है और उसे बता देता है कि मैग्ना टाउन के पावरफुल लोगों से लड़ना चाहता है और उसे लगता है कि तुम्हारा पति उसके घर में घुसकर चोरी कर रहा था। रेन ये सब सुनकर सिंड्रे के सामने हंसने लगती है, लेकिन वो असल में समझ गई थी कि मैग्ना को रोकना होगा, नहीं तो वो उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। अब जैसे ही मैग्ना घर आता है वैसे ही एरिक भी उससे मिलने के लिए उसके पास आता है, और फिर वो उसे इसोल्डा का लैपटॉप देकर उसे बोलता है कि ये लैपटॉप मेरे तो किसी काम नहीं आएगा, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारा लैपटॉप खराब हो चुका है तो सोचा ये लैपटॉप तुम्हें ही दे दूं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर, ग्रे, सेक्सा और लॉरिथ मिलकर फॉर्क की कार में टाउन का चक्कर लगा रहे होते हैं कि तभी लॉरिथ के कहने पर फॉर्क पार्टी वाले सॉन्ग को फिर से प्ले कर देता है, जिस सॉन्ग को सुनते ही फिर से फॉर्क, सेक्सा और लॉरिथ अजीब से नशे में जाने लगते हैं। मगर क्योंकि ग्रे को कुछ भी फील नहीं हो रहा था और ना ही उसे इस सॉन्ग की भाषा समझ आ रही थी, तो इसीलिए ग्रे थोड़ा सा चिढ़ते हुए इन तीनों से पूछती है कि तुम लोगों को इस सॉन्ग की भाषा समझ आ भी रही है या फिर तुम लोग सिर्फ इसे ऐसे ही सुने जा रहे हो। सेक्सा ग्रे की बात का जवाब देते हुए इसे बोलती है कि इस सॉन्ग की भाषा आइसलैंडिक भाषा है, जो एक प्राचीन भाषा है। अब यहीं पर अचानक से इनकी कार से एक चिड़िया टकरा जाती है। चिड़िया के टकराते ही ये लोग गाड़ी रोकते हैं और फिर उसके बाद फॉर्क और सेक्सा कार से उतरकर उस घायल चिड़िया के पास जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि सेक्सा उस चिड़िया को जिंदा ही खा जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रैन विडार को वो सारी बात बता देती है जो सिंड्रे ने उसे बताई थी, और अब सारी बात बताने के बाद रैन विडार को बोलती है कि इस सारे मामले को जल्दी से जल्दी संभालो वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब एक तरफ तो विडार रेन की बात को सुनकर मैग्ना के घर के पास रहने वाले नशेड़ी को जान से मार देता है, वहीं दूसरी तरफ हम मैग्ना को देखते हैं जो पुलिस में जाकर इसोल्डा की मौत की जांच को फिर से शुरू करवाने की बात बोल रहा था, और वो युंगविल्ड से बोल रहा था कि आप लोग जांच अच्छे से नहीं कर रहे हो। और अब हम देखते हैं कि मैग्ना की बात सुनने के बाद युंगविल्ड उससे बोलती है कि देखो मैग्ना, ये एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पर हम हर एक चीज पर नजर नहीं रख सकते और हर एक चीज पर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। हम यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन ठीक से करें तो बात ये भी आती है कि जिस पुल पर तुमने इसोल्डा को अकेले छोड़ा था उस पुल से लेकर तुम्हारे घर की दूरी जितनी है उस दूरी को पूरा करने के लिए 90 मिनट का समय लगता है, लेकिन तुम्हारे बयान के हिसाब से तुमने वो दूरी 30 मिनट में पूरी करी। तो सवाल तो यहाँ पर भी खड़ा होता है, लेकिन हम तुमसे कोई पूछताछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम समझते हैं कि इस छोटे से टाउन के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिनके इन्वेस्टिगेशन करना नामुमकिन है। तो तुम हमें हमारा काम मत सिखाओ, तुम एक टीनेजर हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। युंगविल्ड की बातों को सुनकर मैग्ना नोटिस करता है कि उसने 30 मिनट के अंदर 30 किलोमीटर का रास्ता पूरा करा, जो कि किसी भी आम इंसान के लिए करना लगभग नामुमकिन है। और अब मैग्ना युंगविल्ड की कही बात को कंफर्म करने के लिए एक जगह पर जाता है जहां पर वो अपनी स्पीड को चेक करता है, और अब उसे पता चलता है कि उसने 100 मीटर की दूरी सिर्फ 6 सेकंड के अंदर पूरी करी है। और अब मैग्ना अपनी स्पीड को देखकर हैरान रह जाता है, और अब मैग्ना अपनी स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, और इसीलिए वो अपनी स्पीड के बारे में अपने फोन के अंदर नोट रिकॉर्ड कर रहा था। और वो नोट रिकॉर्ड करते हुए बोलता है कि आज मैंने नोटिस किया कि 6 सेकंड के अंदर 100 मीटर पूरा कर लिया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बहुत ज्यादा फास्ट है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैग्ना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी को अपने फोन के अंदर नोट के रूप में रिकॉर्ड करके रख लेता था। वो ये सारी जानकारी लिखकर इसलिए नहीं रखता था क्योंकि उसे पढ़ने में दिक्कत होती थी। अब मैग्ना रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर विडार उसे देख लेता है, और साथ ही इसी समय पर वोटेन और वेंचे भी मैग्ना को देख लेते हैं।
अब इससे पहले कि विडार उसे मारने के लिए उसके पास आता, उससे पहले ही एक ट्रक जो कि 50 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था वो मैग्ना को टक्कर मार देता है और उसके ऊपर से चढ़कर निकल जाता है। अब विदार अपनी आंखों के सामने मैग्ना की मौत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपने हाथों से मैग्ना को नहीं मारना पड़ा था। और अब विदार इसी खुशखबरी को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए वाइन पीने लगता है। और अब यहीं पर ओटूल फैमिली आपस में बैठकर बात कर रही होती है और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्योंकि हाल फिलहाल में विडार ने कई ऐसी गलतियां करी हैं जिनकी वजह से उनकी असलियत सबके सामने आ सकती थी और सबको ये पता चल सकता था कि ओटूल फैमिली असल में इंसान नहीं बल्कि जायंट्स हैं। तो इसीलिए पूरी ओटूल फैमिली मिलकर ये डिसाइड करती है कि अब से वो सारे मिलकर इंसानों से दूरी बनाना शुरू कर देंगे। जैसे कि रैन किसी भी इंसान के साथ इलू नहीं करेगी, वहीं सेक्सा किसी इंसान के साथ दोस्ती नहीं रखेगी, यानी कि सेक्सा को ग्रे के साथ दोस्ती तोड़नी होगी। वहीं फॉर्क भी किसी इंसानी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, यानी कि उसे भी अपना रिश्ता ग्रे के साथ तोड़ना होगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जिस गुफा को इसोल्डा ने ढूंढा था उस गुफा के अंदर कोई खतरनाक मटेरियल है जिस मटेरियल को जायंट्स ने 1967 में वहां पर छुपाया था। लेकिन 1967 में वहां पर बहुत सारी बर्फ थी जिसकी वजह से वो गुफा किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब बर्फ पिघलने लगी थी जिसकी वजह से वो गुफा धीरे धीरे विजिबल हो रही थी। और इसी वजह से ओटूल फैमिली नहीं चाहती थी कि जिस पहाड़ पर वो गुफा है उस पहाड़ पर कोई भी इंसान आए। अब एक तरफ तो पूरी ओटूल फैमिली मिलकर मैग्ना की मौत की पार्टी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैग्ना पूरी तरीके से सही था, उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। और ये देखकर डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान थे। अब क्योंकि मैग्ना को कुछ नहीं हुआ था तो इसीलिए डॉक्टर उसे घर जाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन मैग्ना के घर जाने से पहले हॉस्पिटल की नर्स उसे इसोल्डा के कपड़े दे देती है। असल में इसोल्डा के डैड ने ही उस नर्स को बोला था कि वो इसोल्डा के डेथ के टाइम पे पहने गए कपड़ों को मैग्ना को दे दे ताकि मैग्ना उन कपड़ों के जरिए इसोल्डा की डेथ से रिलेटेड कोई जानकारी ढूंढ सके। अब एक तरफ तो मैग्ना घर जाकर फिर से नोट रिकॉर्ड करते हुए बोलता है कि मेरे पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्मेल जैसी पावर्स आ चुकी हैं और अब मैं लगभग इमोर्टल हो चुका हूँ। अब इसके बाद वो इसोल्डा के कपड़ों को सूंघने लगता है तो उसे उन कपड़ों में से 2 तरह की अलग अलग स्मेल आ रही थी। अब अगले दिन स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि सेक्सा मैग्ना को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैग्ना को देखते हैं जो अपनी साइंस टीचर सॉल्विंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हम सूखे हुए ब्लड को टेस्ट कर सकते हैं। सॉल्विंग मैग्ना की बात का जवाब देते हुए उसे बोलती है कि हाँ, हम सूखे हुए ब्लड को टेस्ट कर सकते हैं। सॉल्वा की तरफ से हाँ सुनने के बाद मैग्ना उससे पूछता है कि तो क्या आप मेरी मदद करोगी सूखे हुए ब्लड को टेस्ट करने में। सॉल्विंग मैग्ना की बात को सुनकर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन साथ ही वो मैग्ना को ये बोलती है कि इस टाउन के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम्हें नहीं उलझना चाहिए। अब इस बात से सॉल्विंग का सीधा इशारा ओटूल फैमिली की तरफ था और वो मैग्ना को ये समझाना चाहती थी कि वो इन सब मैटरों से दूर रहे। अब यहीं पर हम ग्रे को देखते हैं जो सॉल्विंग और मैग्ना की बातों को सुन लेती है और फिर उसके बाद शाम होने पर जब वो मैग्ना के घर पर असाइनमेंट के लिए जाती है तो तब वहां पर वो मैग्ना से पूछती है कि तुम सॉल्विंग मैम से किस ब्लड टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। मैग्ना ग्रे की बात को सुनकर उसे इसोल्डा के कपड़ों को दिखाता है और उसे सूंघने के लिए बोलता है। अब क्योंकि मैग्ना के पास तो सुपर स्मेल की पावर थी तो इसीलिए उसे वो दूसरी स्मेल आ रही थी, लेकिन ग्रे को वो दूसरी स्मेल नहीं आती और अब इसी वजह से वो वहां से चली जाती है। अब ग्रे वहां से निकलने के बाद अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी होती है कि तभी उनमें से एक लड़की ग्रे से बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने हमें जो बताया था कि तुम्हारे पहले भी 3-4 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और तुमने उन सबके साथ सेक्स किया हुआ है, वो सारी बातें झूठी हैं और तुम अभी तक वर्जिन हो। अब जैसे ही ग्रे ये बात सुनती है वैसे ही वो सेक्सा को घूरने लगती है क्योंकि ग्रे ने सेक्सा को ये सारी बातें इसलिए बताई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सेक्सा ये सारी बातें सिर्फ अपने तक रखेगी, लेकिन सेक्सा ने ये सारी बातें सबको सुना दी थी। सेक्सा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो ग्रे को खुद से दूर करना चाहती थी क्योंकि ओटूल फैमिली अब इंसानों से दूर रहने का फैसला कर चुकी थी। अब यहाँ मैं आपको एक बात बोलूंगा कि वर्जिन होना कोई पाप नहीं है बल्कि ये प्राउड की बात है, सम्मान की बात है। बैक टू द स्टोरी अब हम देखते हैं कि ग्रे वहां से उठकर अपने घर चली जाती है और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रे की मॉम एक सलून चलाती है और उसके डैड कोई काम नहीं करते क्योंकि उसके डैड के लंग ओटूल फैक्ट्री में काम करने की वजह से खराब हो गए थे। हालांकि उसके डैड ने ओटूल फैमिली से इंश्योरेंस का पैसा लेने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके डैड को जवाब में बोला गया था कि उसके डैड की लंग की मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उसके डैड के लंग फैक्ट्री में काम करने की वजह से खराब नहीं हुए हैं और इसी वजह से ओटूल फैमिली उन्हें लंग के इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं देगी। अब जैसे ही ग्रे को ये बात पता चलती है वैसे ही वो रोने लगती है। अब एक तरफ तो ग्रे रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सेक्सा ने लॉरिस से दोस्ती बढ़ाकर उसे और मैग्ना को अपने घर पर डिनर पर बुला लिया था। असल में ओटूल फैमिली ये जानना चाहती थी कि मैग्ना असल में कौन है और ये जानने के लिए ओटूल फैमिली पहले तो डिनर पर मैग्ना को जमकर खिलाती है और फिर उसके बाद उसे एक एक करके अलग अलग तरीके की शराब पिलाने लगती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि सब तरीके की शराब पीने के बावजूद भी मैग्ना को किसी तरीके का कोई नशा नहीं होता तो फिर फाइनली विदार उसे अपनी सदियों पुरानी शराब
पिलाता है, जिस शराब को झेलने की हिम्मत सिर्फ गॉड, जायंट्स और हीरोज में थी, और इस शराब को अब तक सिर्फ वाइकिंग्स ने पिया था। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही मैग्ना उस शराब को पीता है वैसे ही उसे हल्का हल्का नशा होने लगता है, लेकिन फिर भी मैग्ना उस शराब को झेल गया था। और अब ये देखकर ओटूल फैमिली समझ गई थी कि जरूर हो ना हो मैग्ना गॉड, जायंट या फिर हीरोज में से कुछ एक तो जरूर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रैन के कहने पर मैग्ना उसके साथ पंजा लड़ाने लगता है। अब शुरुआत में तो मैग्ना को लग रहा था कि वो रैन को आसानी से हरा देगा, क्योंकि उसकी नजर में रैन एक आम इंसान थी, लेकिन रैन उसे पंजे में हरा देती है। और अब ये देखकर मैग्ना उससे पूछता है कि तुम आखिरकार हो कौन। रैन मैग्ना के सवाल को दोहराते हुए उससे भी पूछती है कि तुम बताओ तुम असल में कौन हो। और अब हम देखते हैं कि मैग्ना को रैन का असली जायंट वाला रूप दिखाई देता है, जो बहुत ज्यादा डरावना था। मैग्ना उस रूप को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर उसके बाद वो अपने मुंह को धोने के लिए बाथरूम में जाता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही मैग्ना बाथरूम में लगे शीशे के अंदर अपने चेहरे को देखता है तो वैसे ही वो देखता है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी उगाई है, जो हकीकत में नहीं उगी थी, लेकिन वो उसे शीशे में दिखाई दे रही थी। और मैग्ना का शीशे में दिखाई देने वाला रूप ठीक थॉर के रूप जैसा दिखाई दे रहा था। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ परेशान ग्रे मैग्ना से मिलने के लिए उसके घर जाती है तो उसे पता चलता है कि मैग्ना और उसका भाई मिलकर ओटूल फैमिली के घर डिनर पर गए हैं। और अब जैसे ही उसे बात पता चलती है वैसे ही वो अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। और अब यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। रैग्नारॉक सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड शुरू होता है मैग्ना से, जो अपनी पावर को टेस्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओटूल फैमिली वोट करके फैसला करती है कि वो पहले कंफर्म करेंगे कि मैग्ना उन्हीं की तरह है या नहीं, यानी कि वो जायंट है या फिर कुछ और फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि मैग्ना उनके साथ रहना चाहता है या फिर उनके खिलाफ लड़ना चाहता है। अगर वो उनके साथ रहना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो लोग मिलकर मैग्ना को मार देंगे। अब इसके बाद अगले सीन में मैग्ना अपने घर होता है, जहाँ वो अपनी मॉम को बता देता है कि ओटूल फैमिली ने पिछली रात उनको शराब पिलाई थी। अब जैसे ही मैग्ना की माँ को ये बात पता चलती है वैसे ही वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होती है। अब हम देखते हैं कि मैग्ना इतना बताने के बाद अपने रूम में चला जाता है और फिर वो नॉर माइथोलॉजी से रिलेटेड फोटोज को देखने लगता है। अब इन्हीं फोटोज और पेंटिंग में से मैग्ना को एक पेंटिंग दिखाई देती है, जिस पेंटिंग के अंदर एक औरत किसी इंसान के माथे पर हाथ फिराकर उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर रही थी। अब जैसे ही मैग्ना इस पेंटिंग को देखता है वैसे ही उसे वेंचे के हाथ फिराने वाली बात याद आ जाती है। और फिर उसके बाद मैग्ना वेंचे के पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। वेंचे जवाब में बोलती है कि तुम थॉर का अवतार हो और मैंने तुम्हारी पावर्स को सिर्फ तुम्हें याद दिलाया है। जायंट इंसानी दुनिया को खत्म कर रहे हैं और अब ये तुम पर है कि तुम इंसानी दुनिया को कैसे बचाओगे। अब इसके बाद स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि स्कूल उन्हें हर साल की तरह इस साल भी गिनुन गगब माउंटेन के ऊपर लेकर जाएगा। ये ट्रिप 3 दिन की होगी और सभी वहाँ पर कैंप के अंदर रहेंगे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि नॉर माइथोलॉजी के अंदर गिनुन गगब का मतलब होता है वो नथिंग जिसके अंदर से पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। ये ठीक वैसी ही थ्योरी है जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर थ्योरी दी गई है कि सब कुछ शून्य से और ओम से ही शुरू हुआ है और फिर अंत में ओम में ही समा जाएगा। बैक टू द स्टोरी। अब इन सब के बीच हम तोरिड को देखते हैं, जो रेन से जाकर मिलती है और उसे वार्निंग देते हुए बोलती है कि तुमने जो मेरे बेटे को रात को शराब पिलाई थी वो आइंदा कभी मत करना। अब क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मैग्ना को उसकी साइंस टीचर उन ब्लड ग्रुप्स के सैंपल की रिपोर्ट लाकर देती है, जिन ब्लड सैंपल्स को मैग्ना ने अपनी साइंस टीचर को चेक करने के लिए दिया था। ये 2 ब्लड सैंपल थे और दोनों के दोनों ही इसोल्डा की ड्रेस से मिले थे। अब रिपोर्ट को देखने के बाद पता चलता है कि एक ब्लड सैंपल तो इसोल्डा का था, लेकिन दूसरा ब्लड सैंपल किसी जानवर का था। अब इसके बाद अगले पीरियड में हम दूसरे टीचर को देखते हैं, जो एक नई स्टूडेंट को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नाम ईमान था। अब क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सेक्सा मौका पाकर अकेले में मैग्ना से प्राचीन भाषा में बात करने की कोशिश करती है। सेक्सा जो भाषा यूज कर रही थी वो भाषा गॉड और जायंट के अलावा और कोई नहीं बोलता था और ना ही कोई समझ सकता था। सेक्सा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि मैग्ना गॉड या जायंट्स में से कुछ है या फिर वो कुछ और ही है। हालांकि सेक्सा जब प्राचीन भाषा में बात करती है तो हम देखते हैं कि मैग्ना ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि मानो उसे कुछ समझ नहीं आया और फिर उसके बाद वो वहां से उठकर चला जाता है। लेकिन सेक्सा अपने भाई से बोलती है कि हम फिर से एक और बार ट्राई करेंगे। अब स्कूल खत्म होने के बाद मैग्ना ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को एरिक को दिखाता है और फिर उसके बाद बोलता है कि हमें इस रिपोर्ट को लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से करे, क्योंकि इसोल्डा के कपड़ों पे 2 अलग अलग ब्लड है। अब हम देखते हैं कि एरिक मैग्ना की बातों को सुनकर और उस रिपोर्ट को देखने के बाद बोलता है कि मुझे इसमें कुछ भी खास नहीं लगा और अब मुझे लगता है कि मैग्ना तुम्हें भी इन्वेस्टिगेशन बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि शायद इसोल्डा की मौत सिर्फ एक हादसा ही थी। अब इन सब के बीच हम लॉरिथ को देखते हैं, जो सेक्सा और फॉर्क की अमीरी को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था और वो उनसे और ज्यादा अच्छी दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, भले ही इसके बदले उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। टेक्निकली लॉरिथ लोकी वाली पर्सनैलिटी रखता है, जिसके अंदर लालच, मोह, छल कपट सब कुछ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ट्रिप वाला दिन आ जाता है और अब हम देखते हैं कि मैग्ना को पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते एक मरा हुआ रेनडियर दिखाई देता है और ये वही रेनडियर था जिसको विडार ने मारा था। अब मरे हुए रेनडियर को देखकर जैसे ही मैग्ना उसके पास जाता है वैसे ही वो उसके ब्लड को उठा के सूंघने लगता है और अब ब्लड को सूंघते ही वो समझ जाता
है कि इसोल्डा के कपड़ों पर जो ब्लड लगा हुआ है वो इसी रेनडियर का है। अब इसके बाद हम कैंप पर देखते हैं कि एरिक अकेले में घूमने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईमान सभी बच्चों को गेम खिला रही थी। अब जब सब बच्चे गेम खेल रहे होते हैं तभी वहाँ पर मैग्ना आ जाता है और अब मैग्ना को देखकर लॉरेथ मैग्ना से पूछता है कि मैग्ना तुम बताओ, तुम ग्रे के बारे में क्या फीलिंग्स रखते हो। लॉरेथ के इस सवाल का जवाब देते हुए मैग्ना बोलता है कि मैं ग्रे से प्यार करता हूँ। ग्रे मैग्ना की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और फिर उसके बाद उसे साइड में लाकर उससे क्लियर करते हुए बोलती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं तुमसे नहीं फॉर से प्यार करती हूँ और अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात से ऐसी फीलिंग आई हो तो उसके लिए सॉरी, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब ग्रे की ये बात सुनकर मैग्ना का दिल टूट जाता है और वो निराश हो जाता है और अब जैसे ही मैग्ना निराश होता है वैसे ही आसमान में बिजली कड़कने लगती है। अब इसके बाद मैग्ना अपने घर जा रहा था कि तभी विदार उसे रोक लेता है और फिर इसके बाद विदार और मैग्ना मिलकर बात करते करते मीट को कट करने लगते हैं और अब यहीं पर बात करते करते विदार प्राचीन भाषा में सीधे सीधे मैग्ना से पूछता है कि तुम्हें प्राचीन दुनिया याद है, क्या तुम्हें हमारी महान बैटल याद है और क्या तुम प्राचीन भाषा समझ सकते हो। मैग्ना विदार की बातों को सुनकर उसे प्राचीन भाषा में ही जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ, मैं प्राचीन भाषा समझ सकता हूँ और तुमने जो किया है उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। और अब इतना बोलने के बाद मैग्ना वहाँ से चला जाता है। मैग्ना के मुंह से प्राचीन भाषा में धमकी सुनने के बाद विदार बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अब उसे कंफर्म हो गया था कि मैग्ना उनकी तरफ से नहीं है और वो होना हो जरूर गॉड या फिर गॉड का अवतार है। अब इसके बाद विदार मैग्ना के बैग को चेक करता है तो उसे बैग के अंदर एक चाकू मिलता है जो चाकू मैग्ना के डैड का था और अब विदार देखता है कि उस चाकू पर ठीक वैसा ही निशान बना हुआ है जैसा उस कुल्हाड़ी पर निशान बना हुआ था जिस कुल्हाड़ी ने उसके कार के शीशे को तोड़ा था। और अब उस निशान को देखने के बाद विदार समझ गया था कि उन्हें मैग्ना को मारना ही होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्ना ग्रे को ढूंढते हुए लॉरेथ के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने ग्रे को कहीं देखा है। लॉरेथ मैग्ना के सवाल का जवाब देते हुए उससे बोलता है कि ग्रे फॉर के साथ स्काई डाइविंग के लिए गई है। और अब जैसे ही मैग्ना ये बात सुनता है वैसे ही वो ग्रे का पीछा करने लगता है और अब वो पीछा करते करते एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विदार अपने कुत्ते को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर मैग्ना को मार दो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विदार का कुत्ता मैग्ना को ढूंढते हुए मैग्ना के पास पहुंच जाता है और फिर उसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। अब मैग्ना अपने ऊपर हमला होता देख उस कुत्ते को जान से मार देता है और फिर उसके बाद वो ग्रे का पीछा करते करते फाइनली फॉर के घर तक पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि फाइनली ग्रे और फॉर ने सेक्स कर लिया है। अब ये सब देखकर मैग्ना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम ग्रे को देखते हैं जो फॉर के घर में इधर उधर घूमते हुए एक रूम के अंदर चली जाती है जहां उसे कई सारी पुरानी फोटोज दिखाई देती हैं और साथ ही दिखाई देती है एक फोटो एल्बम जिस फोटो एल्बम के अंदर उसे दिखाई देता है कि फॉर की फैमिली सदियों से जिंदा है, ना उनकी उम्र बढ़ रही है और ना वो मर रहे हैं। अब इसी एल्बम के अंदर उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसमें फॉर की फैमिली थी और उस फोटो पर साल लिखा हुआ था 1899। अब जब ग्रे सारी फोटोज देख रही थी तभी वहाँ पर फॉर आ जाता है जो थोड़े गुस्से में ग्रे से बोलता है कि फिर कभी भी इस रूम के अंदर मत आना। अब इसके बाद एक तरफ तो जब विदार के कुत्ते को गए हुए काफी समय हो जाता है तो विदार अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल जाता है और अब हम देखते हैं कि विदार जैसे ही अपने कुत्ते के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका कुत्ता मर चुका है और अब ये देखकर विदार मैग्ना को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच हम एरिक को देखते हैं जो घूमते घूमते उसी गुफा के करीब पहुंच जाता है जिस गुफा को इसोल्डा ने ढूंढा था। लेकिन एरिक उस गुफा में नहीं जाता क्योंकि इससे पहले कि उसका ध्यान उस गुफा पे जाता उससे पहले ही उसे अपनी बेटी का फोन मिल जाता है। असल में इसोल्डा ने मरने से पहले अपने फोन को छुपा दिया था और इसोल्डा ने जिस जगह पर वो फोन छुपाया था वो जगह एरिक और इसोल्डा की सीक्रेट जगह थी जिस जगह के बारे में सिर्फ एरिक और इसोल्डा को ही पता था और किसी को कुछ नहीं पता था। और अब एरिक का शक पक्का हो गया था कि इसोल्डा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है क्योंकि अगर इसोल्डा की मौत सिर्फ एक हादसा होती तो इसोल्डा के मरने से पहले इसोल्डा अपने फोन को उस जगह पर नहीं छुपाती जिस जगह को सिर्फ एरिक और इसोल्डा जानते थे। अब इसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि निराश मैग्ना अपने घर पर अपनी माँ के पास जाता है और उसकी मॉम उसे खून से लथपथ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अब यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। रैग्नारॉक सीजन 1 एपिसोड 5। एपिसोड शुरू होता है एक अंधेरे कमरे से जहां पर उटूल फैमिली मिलकर शैतानी शक्तियों को बुला रही थी और उनसे मदद मांग रही थी मैग्ना को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम मैग्ना को देखते हैं जो अपनी मॉम को समझा रहा था कि पहले उटूल फैमिली के कुत्ते ने उसके ऊपर हमला किया और फिर उसके बाद मैग्ना ने खुद को बचाने के लिए उस कुत्ते को जान से मारा। लेकिन तूरिड मैग्ना के जवाब से खुश नहीं थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि अगर कोई कुत्ता मैग्ना के ऊपर हमला करता है तो फिर उस कुत्ते के काटने या फिर खरोचने के निशान मैग्ना की बॉडी पर क्यों नहीं है। मैग्ना अपनी माँ की बात को सुनकर उन्हें जवाब देते हुए बोलता है कि कुत्ते ने मुझ पर हमला किया था और उसने मुझे काटा भी था लेकिन घर आते आते वो सारे जख्म भर गए। अब सीधी सी बात थी कि मैग्ना की इस तरीके की बातों पर कोई यकीन नहीं करता और इसी वजह से उसकी माँ ने भी उसकी इन सभी बातों पर यकीन नहीं किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तूरिड पुलिस को बुलाकर सारी बातें बता देती है और अब यहाँ पर मैग्ना अकेला पड़ गया था। यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसका परिवार उसके साथ तक नहीं खड़ा था और हमेशा ऐसा ही होता है जब कभी भी आप कुछ बड़ा करना चाहोगे या फिर कोई बड़ा बदलाव
लाना चाहोगे तो आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा और सबसे पहले आपके अपने ही आपका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए हीरोज हमेशा अकेले लड़ते हैं और मैग्ना को भी अब अकेले ही लड़ना था। अब हम देखते हैं कि जैसे ही पुलिस को सारी जानकारी मिलती है वैसे ही पुलिस रैन और मैग्ना के स्कूल साइकियाट्रिस्ट सिंड्रे के साथ मिलकर मैग्ना और उसकी मॉम को स्कूल में बुलाते हैं और फिर उनके साथ एक मीटिंग रखते हैं, जिस मीटिंग के अंदर रेन के इन्फ्लुएंस में आकर सभी लोग मिलकर ये तय करते हैं कि मैग्ना की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और वो खुद को हीरो मानकर अपने ही दिमाग के अंदर चीजें और सिचुएशन क्रिएट करे जा रहा है। और अब जब तक मैग्ना ठीक नहीं हो जाता तब तक उसका इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और उसके फोन को लेकर उसे कीपैड वाला फोन दे दिया जाएगा, जिससे कि वो सिर्फ कॉल्स कर सकता है। साथ ही पुलिस, रेन, सिंड्रे और टोरिड मिलकर मैग्ना के ऊपर हमेशा नजर रखेंगे कि आखिरकार मैग्ना क्या कर रहा है और उसकी मेंटल कंडीशन के अंदर सुधार आ भी रहा है या फिर नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे मैग्ना के पास आती है और फिर वो अपने फॉर और मैग्ना के बीच के रिश्ते को लेकर सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करती है। असल में ग्रे कंफ्यूज थी क्योंकि वो फॉर को पसंद तो करती थी लेकिन वो फॉर के साथ किसी रिश्ते में नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके डैड फॉर की ही कंपनी की वजह से बीमार थे और फॉर की कंपनी ने उन्हें इंश्योरेंस के पैसे देने से भी मना कर दिया था। और सीधी सी बात है, कोई भी लड़की एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहेगी जिसकी कंपनी की वजह से उसके डैड की मौत होने वाली हो या फिर उसके डैड बीमार हो। अब यहाँ पर ग्रे कुछ क्लियर कर पाती उससे पहले ही मैग्ना ग्रे को ये बोलकर चला जाता है कि हमें पहले असाइनमेंट को खत्म कर लेना चाहिए, ये सारी बातें तो हम असाइनमेंट के खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैग्ना अपने स्कूल लॉकर के अंदर कुछ सामान रख रहा था कि तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है जो मैग्ना को बताता है कि मुझे पहाड़ी से इसोल्डा का फोन मिला है लेकिन वो अभी भी ऑन नहीं हो रहा। अब इतना बोलने के बाद एरिक मैग्ना को वाटर सैंपल देते हुए बोलता है कि ये वाटर सैंपल इसोल्डा ने कलेक्ट करा था मरने से पहले, तो तुम देखो इससे क्या पता चल सकता है। अब इसके बाद हम स्कूल ग्राउंड में देखते हैं जहाँ एक तरफ तो मैग्ना उटोल इंडस्ट्री और एडा के अंदर फैल रहे पॉल्यूशन के बारे में जानकारी सुन रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम सेक्सा को देखते हैं जो जेवलिन थ्रो करना सीख रही थी। अब यहीं पर ईमान भी आ जाती है जो मैग्ना के साथ बात करने लगती है। मैग्ना ईमान को खुद से बात करता देख उसे बोलता है कि मेरे साथ रहोगी तो अकेली पड़ जाओगी। ईमान मैग्ना की बात का जवाब देते हुए बोलती है कि या शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ रहने से तुम्हें दोस्त मिल जाएं। अब इतना बोलने के बाद वो सेक्सा की तरफ देखकर बोलती है कि एक नंबर की नौटंकी है ये। अब इतनी बात करने के बाद ईमान वहाँ से जाने लगती है कि तभी मैग्ना उससे बात करते हुए बोलता है कि इस शहर की हालत बहुत खराब है। ईमान मैग्ना की बात का जवाब देते हुए बोलती है कि तो हम मिलकर शहर को ठीक कर देंगे। अब इतना बोलने के बाद ईमान सेक्सा से पूछती है कि तुमने अपना नाम क्या बताया था। सेक्सा जवाब में अपना नाम बता देती है और फिर उसके बाद ईमान वहाँ से चली जाती है। ईमान के जाने के बाद सेक्सा सीधा सीधा मैग्ना को धमकी देते हुए बोलती है कि हम जानते हैं तुम कौन हो और हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, ना तुम्हारी मॉम, ना तुम्हारा भाई, ना स्कूल और ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड ग्रे, तुम अकेले पड़ जाओगे। सेक्सा की बात सुनकर मैग्ना उससे बोलता है कि ग्रे मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है। और अब जैसे ही सेक्सा ये सुनती है वैसे ही वो हैरान रह जाती है क्योंकि विदान ने सबको इंसानों से कनेक्शन कट करने के लिए कहा था लेकिन उसके बाद भी उसका भाई ग्रे के साथ रिलेशनशिप में था। अब यहाँ पर सेक्सा को इतना गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि जब उसने अपने भाई फॉर से पूछा था कि क्या वो ग्रे से प्यार करता है तो फॉर ने उसे झूठ बोलते हुए कहा था कि वो सिर्फ उसके साथ सेक्स करना चाहता था और इसीलिए वो उसे अपने घर पर लेकर आया था। अब सेक्सा अपने भाई के इस झूठ को भी भूल जाती मगर उसके भाई की गलतियों के चक्कर में ग्रे उनके सीक्रेट रूम तक चली गई थी जहाँ उनकी फैमिली की सदियों पुरानी फोटोज और पेंटिंग्स रखी हुई थी। और अब मैग्ना के मुंह से सच जानने के बाद सेक्सा का सबर जवाब दे चुका था। अब एक तरफ तो सेक्सा फॉर से नाराज थी वहीं दूसरी तरफ फॉर ग्रे से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है और यहाँ पर भी वो उसके साथ किस करता है और फिर उसके बाद वो अपने इंसानी दोस्तों को अपने घर पर बुलाकर उनके साथ पार्टी करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही सेक्सा घर आती है वैसे ही वो फॉर के सारे दोस्तों को घर से भगा देती है और फिर उसके बाद वो फॉर के साथ लड़ाई करते हुए उसे वार्न करती है और उसे बोलती है कि तुम जल्दी से जल्दी उसे छोड़ दो नहीं तो तुम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। असल में उटूल फैमिली के बीच भी दरार आ रही थी जहाँ एक तरफ फॉर और रेन इंसानों के बीच रहकर घुल मिल गए थे और अब वो उन्हीं की तरह आजाद रहना चाहते थे, मजे करना चाहते थे और मॉडर्न लाइफ जीना चाहते थे। यानी कि फॉर और रेन इंसानों के बीच इतने समय से रह रहकर बिल्कुल इंसानों की तरह कमजोर बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ विडार और सेक्सा का क्लियर था, ये दोनों ही इंसानों को अपने से नीचे दर्जे का मानते थे क्योंकि सदियों पहले इंसान इन्हीं की ही पूजा करा करते थे और इनके लिए बलियां भी चढ़ाया करते थे और इसी वजह से जायंट लंबे समय तक इंसानों के गॉड बनकर रहे थे। और इसी वजह से विडार और सेक्सा इंसानों को तो इंसानों की तरह ही हैंडल किया करते थे लेकिन जो उनकी तरह सुपर पावर रखता है या फिर जो गॉड का अवतार है तो ऐसे इंसान से निपटने के लिए वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने में यकीन रखते थे और वो जल्दी से जल्दी किसी भी खतरे को खत्म करना चाहते थे भले ही उसके बदले उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और इन दोनों का मानना था कि जो कोई भी फैमिली के लिए खतरा बनेगा फिर चाहे वो इंसान हो या फिर सुपरनेचुरल पावर वाला कोई इंसान, वो उन सबको रास्ते से हटा देंगे। लेकिन फॉर और रेन आराम वाली और रिच लाइफ वाली जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसीलिए वो मैग्ना को इंसानी तरीकों से हैंडल करना चाहते थे जैसे कि उसे लीगल मैटर में फंसाना या फिर उसे पागल घोषित करके मेंटल हॉस्पिटल में डलवा देना। फॉर और रेन अपनी आराम की जिंदगी के चक्कर में ये नहीं सोच पा रहे थे कि मैग्ना भी एक गॉड का अवतार है और वो अमर है जिसकी वजह से उसे ना
तो ज्यादा टाइम तक जेल में रखना मुमकिन है और ना ही मेंटल हॉस्पिटल में रखना मुमकिन है। अब ये बात सेक्सा और विदार तो अच्छे से जानते थे और इसी वजह से विदार और सेक्सा मैग्ना को गॉड और जायंट्स की वॉर वाली फाइट के नियमों के हिसाब से मारना चाहते थे और वो नियम सीधे सीधे यही थे कि या तो मरो या फिर मार दो। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से ओटूल फैमिली आपस में लड़ रही थी। पर्सनली मुझे विदार और सेक्सा का पॉइंट ठीक लगा। जब वॉर गॉड और जायंट्स के बीच की है तो नियम भी गॉड जायंट्स की वॉर वाले ही होने चाहिए, न कि इंसानी तरीके इस्तेमाल होने चाहिए। अब इसके बाद हम मैग्ना को देखते हैं जो अपनी साइंस टीचर को वाटर सैंपल देते हुए उनसे बोलता है कि आप इस सैंपल को चेक करके बताओ कि क्या इस पानी के अंदर कैडमियम है या नहीं। असल में इसोल्डा जब ओटूल इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो तब उसे पता चलता है कि एडा की नदियों के पानी में कैडमियम मिल रहा है और यही जानकारी इसोल्डा ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखी थी। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि कैडमियम बहुत खतरनाक और जानलेवा मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में होता है और साथ ही कैडमियम की रॉड्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर के चैम्बर में होता है ताकि कैडमियम की रॉड हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके। अब स्कूल खत्म होने के बाद मैग्ना के घर पर हम देखते हैं कि मैग्ना अपने असाइनमेंट को अपनी मॉम को पढ़वाता है। पूरी असाइनमेंट को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मैग्ना ने असाइनमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओटूल इंडस्ट्री की बुराई लिखी है और वो सब कुछ लिखा है जो दुनिया की नजरों में झूठ है। पूरी असाइनमेंट को पढ़ने के बाद मैग्ना को समझाते हुए बोलती है कि अगर तुमने यही असाइनमेंट सबमिट करा तो मेरी जॉब चली जाएगी और तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है, तो इसीलिए असाइनमेंट को बदल दो। लेकिन मैग्ना अपनी मॉम की बात को मानने से मना कर देता है और अब जब फाइनली टूरिट को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो रैन को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद रैन साइंस टीचर से वाटर सैंपल ले लेती है और फिर उसके बाद एरिक को डरा धमका कर उससे पता कर लेती है कि मैग्ना के पास इसोल्डा का लैपटॉप है जिसके अंदर यूटूल इंडस्ट्री की वो सारी जानकारी है जिसको दुनिया झूठ मानती है लेकिन असल में वही काला सच है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन स्कूल में मैग्ना को फिर से मिलने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर मैग्ना देखता है कि सबके साथ साथ एरिक ने भी उसको धोखा दे दिया और अब यहीं पर मैग्ना को इसोल्डा का लैपटॉप स्कूल के अंदर जमा करना पड़ता है और अब मैग्ना सबकी तरफ से धोखा खाकर पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर उसके बाद फाइनली वो हार मानकर निराश हो जाता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद मैग्ना निराश होकर अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसकी साइंस टीचर उसे रोक लेती है और फिर वो उसे बताती है कि रेन ने मुझे डरा धमकाकर उस सैंपल को ले लिया, मगर तुम सही थे, उस वाटर सैंपल में कैडमियम, लेड और मरकरी मिला हुआ था। लेकिन अब मैग्ना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि फाइनली वो हार मान चुका था और अब निराश और हार मान चुका मैग्ना रोड के एक किनारे पर खड़ा होकर पहाड़ों को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वेंचे आ जाती है जो उससे बोलती है कि पहाड़ों को देखने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें मैंने इसलिए नहीं चुना कि तुम जल्दी हार मान जाओ, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम सब कुछ बदल सकते हो। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टूरिड एरिक को डिनर पर अपने घर बुलाती है लेकिन मैग्ना बुरी तरीके से टूट गया था और वो उन लोगों के साथ डिनर नहीं कर सकता था जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था और अब इसी वजह से वो अपने कमरे में चला जाता है और म्यूजिक को लाउड करके नॉर माइथोलॉजी के बारे में पढ़ने लगता है। अब जैसे ही एरिक डिनर के लिए आता है वैसे ही वो मैग्ना से मिलता है और फिर एरिक मैग्ना को इसोल्डा का फोन देकर बोलता है कि मैंने इस फोन को सुखाया तो ये फोन चल गया लेकिन इस फोन पर पासवर्ड लगा हुआ है, अगर तुम पासवर्ड खोल सकते हो तो हो सकता है कि हमें इस फोन के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें एक क्लियर हो जाए कि इसोल्डा की मौत एक हादसा थी या फिर एक मर्डर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिनर के समय पे टूरिड और एरिक के बीच हल्की फुल्की नजदीकियां बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैग्ना इसोल्डा के फोन को किसी तरीके से ओपन कर लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्ना को इसोल्डा के फोन के अंदर से गुफा की कई सारी फोटोज मिलती है और साथ ही एक वीडियो मिलती है जिस वीडियो के अंदर इसोल्डा बताती है कि मुझे पहाड़ों के अंदर एक गुफा मिली है जिसके अंदर एक दरवाजा लगा हुआ है और उस दरवाजे के ऊपर ओटूल इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है और जरूर उस दरवाजे के पीछे कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से पहाड़ की बर्फ भी पिघल रही है और साथ ही एडा की नदियां भी पॉल्यूटेड हो रही हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम ग्रे और फॉर को देखते हैं जो अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं और अब यहीं पर ग्रे फाइनली फॉर को ये बोल देती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता आगे चल पाएगा, तो मैं सब कुछ यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। और अब फाइनली ग्रे फॉर के साथ रिश्ता तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्सा फाइनली फॉर की सारी हरकतों को विदार को बता देती है। वो विदार को ये बता देती है कि फॉर ग्रे को घर पर लेकर आया था और यहाँ पर उसने उसके साथ सेक्स करा था और साथ ही ग्रे उनके सीक्रेट रूम के अंदर भी घुस गई थी जहाँ पर उनकी फैमिली की सदियों पुरानी फोटोज और पेंटिंग रखी हुई हैं। और अब जैसे ही विदार ये सारी बातें सुनता है वैसे ही विदार को बहुत तेज गुस्सा आता है और फिर उसके बाद वो सीधा अपने उस सीक्रेट रूम के अंदर जाता है और अब यहाँ पर वो एक एक चीज को चेक करता है। और अब यहाँ पर जब विदार अपनी फैमिली फोटो एल्बम को चेक कर रहा था तो वो देखता है कि उनकी 1899 वाली फोटो गायब है, यानी कि ग्रे ने वो फोटो चुरा ली थी। और अब ये देखकर विदार का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम मैग्ना को देखते हैं जो इसोल्डा के फोन की वीडियो और फोटोज को देखकर उस गुफा तक पहुंच जाता है और अब वो उस गुफा के दरवाजे के ताले को तोड़कर उस गुफा के अंदर घुस जाता है। और अब जैसे ही मैग्ना उस गुफा के अंदर जाता है वैसे ही वो देखता है कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ सालों पुराने बहुत सारे कंटेनर रखे हुए हैं जिन कंटेनर्स के ऊपर ओटूल इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है और उन्हीं कंटेनर्स में से लीक हो रहे मटेरियल की वजह से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही थी और एडा की नदियां पॉल्यूटेड हो रही थी। और अब ये सब देखकर मैग्ना बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और अब यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
रैग्नारॉक सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड शुरू होता है मैग्ना से, जो युंगविल्ड और एरिक को लेकर उस गुफा में आता है। मैग्ना इन दोनों को गुफा में लेकर इसलिए आया था ताकि वो इन दोनों को दिखा सके कि इस गुफा के अंदर काफी सारे बैरल रखे हुए हैं, जिन बैरल्स के अंदर जानलेवा मटेरियल रखा हुआ है। लेकिन जब मैग्ना गुफा में पहुंचता है तो वो देखता है कि युंगविल्ड ने पहले से ही विडार को बुला रखा था। युंगविल्ड ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि युंगविल्ड हमेशा कानून से चला करती थी, और क्योंकि वो पहाड़ उटूल फैमिली का था तो इसीलिए वहां पर छानबीन करने से पहले युंगविल्ड को उटूल फैमिली को इन्फॉर्म करना जरूरी था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ये सारे लोग गुफा में जाते हैं तो वैसे ही ये लोग देखते हैं कि गुफा पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई थी। वहाँ पर किसी भी तरीके के जानलेवा मटेरियल का कोई निशान नहीं था। और अब ये सब देखकर फाइनली युंगविल्ड मैग्ना को मेंटल ट्रीटमेंट के ऑर्डर देती है। साथ ही स्कूल ये फैसला करता है कि जब तक मैग्ना ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे स्कूल में आने नहीं दिया जाएगा, जिससे कि बाकी बच्चे सेफ रह सकें। अब इसके बाद जैसे ही मैग्ना घर पहुंचता है वैसे ही मैग्ना और उसकी मॉम के बीच बहस हो जाती है। बहस के बाद मैग्ना की मॉम मैग्ना को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है। और अब मैग्ना अपनी मॉम को डिप्रेशन में देखकर फाइनली फैसला करता है कि वो सब कुछ छोड़ देगा और फाइनली अपनी सिंपल जिंदगी बिताना शुरू कर देगा। और अब जैसे ही वो ये फैसला लेता है वैसे ही वो अपनी मॉम के साथ अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मैग्ना से बात करती है और फिर उसके बाद उसकी मॉम को कुछ मेडिसिन देकर बोलती है कि इन मेडिसिन को मैग्ना को खिलाना, इससे इसे फायदा होगा। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम फॉर को देखते हैं जो अपने आसपास हो रही चीजों को लेकर काफी परेशान होता है। फॉर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि उसकी फैमिली इंसानों की जान की कोई कदर नहीं करती। हालांकि फॉर भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था, उसके मन में भी इंसानों को लेकर तभी सॉफ्टनेस जागी जब वो ग्रे के डैड को बीमार देखता है, और ग्रे के डैड के बीमार होने की वजह से वो ग्रे को परेशान होता देखता है। अब इसके बाद विडार फॉर को अपने पास बुलाता है और उसे एक मुक्का मारते हुए बोलता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास से हमारी फैमिली फोटो को लेकर आओ। और अब फॉर मिसिंग फोटो को लाने के लिए और अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए ग्रे के डैड को अपनी तरफ से बहुत सारे पैसे देता है ताकि ग्रे के डैड अपना इलाज करवा सके। लेकिन ग्रे के डैड उन पैसों को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो काफी खुददार इंसान होते हैं। और अब हम देखते हैं कि ग्रे के डैड फॉर से बोलते हैं कि फॉर, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अब फॉर को अच्छा काम करता देख ग्रे फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और फिर वो दोनों मिलकर घूमने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे फॉर की फैमिली फोटो को उसे वापस कर देती है और उसे सॉरी बोलती है। अब फोटो मिलने के बाद फॉर ग्रे को उसके घर पर छोड़कर अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे मैग्ना और उसकी मॉम दिखाई दे जाती है, जो साथ बैठकर एक दूसरे के साथ शांति से आइसक्रीम खा रहे थे। और अब फॉर उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि मैग्ना कोई बुरा इंसान नहीं है, वो बस लोगों की मदद करना चाहता है। अब इसके बाद फॉर मैग्ना के पास जाता है और उसे बताता है कि तुमने जिन बैरल्स को गुफा में देखा था वो सच में वहां पर थे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब वो बैरल्स यहाँ से जा रहे हैं। अब इतना बोलने के बाद फॉर वहां से चला जाता है और फिर उसके बाद अपने घर जाकर अपनी फोटो एल्बम के अंदर उस फोटो को फिर से लगा देता है जिस फोटो को ग्रे चुरा के ले गई थी। लेकिन अब फॉर की फैमिली ने उसे पकड़ लिया था और अब विदार उससे बोलता है कि अपनी वफादारी साबित करो, जाओ जाकर ग्रे को मार दो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्वे का हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे आ गया था और इस दिन पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा होता है। मगर जब स्कूल का सेलिब्रेशन चल रहा होता है तो हम देखते हैं कि विदार को पुलिस का कॉल आता है और फिर विदार पुलिस के कहने पर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि किसी ने पुलिस स्टेशन के आगे 4 बैरल रखे हुए हैं और ये उन्हीं बैरल्स का हिस्सा हैं जो बैरल्स गुफा में थे और अब समुद्र के रास्ते एडा से बाहर ले जाए जा रहे थे। विडार बैरल्स को देखकर युंगविल्ड से बोलता है कि मैं पहले मेयर से बात करूंगा और हम इस मामले को शांति से खत्म करेंगे। लेकिन क्योंकि युंगविल्ड ईमानदार थी और नियमों पर चलने वाली थी तो इसीलिए वो विडार से बोलती है कि मुझे पिछले ऑफिसर्स की तरह मत समझना जो तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगे, मैं नियम के हिसाब से काम करती हूँ। इन बैरल्स पर तुम्हारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है और ये बैरल ठीक वैसे ही बैरल हैं जैसे बैरल्स के बारे में मैग्ना ने मुझे बताया था। तो अब इन बैरल्स की जांच होगी और अगर कुछ निकला तो तुम पकड़े जाओगे। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ फॉर ग्रे को मारने के लिए एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। लेकिन जब ग्रे फॉर के साथ जा रही होती है तो तभी मैग्ना उसे जाते हुए देख लेता है और फिर वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। अब जैसे ही ग्रे और फॉर सुनसान बिल्डिंग के अंदर जाते हैं वैसे ही फॉर अपना असली रूप दिखाकर ग्रे को मारने की कोशिश करने लगता है। मगर इससे पहले कि फॉर ग्रे को मार पाता उससे पहले ही वहाँ मैग्ना आ जाता है और फिर मैग्ना फॉर को बुरी तरीके से पीटने लगता है। अब जब मैग्ना फॉर को पीट रहा होता है तो तभी वहाँ पर विडार आ जाता है और अब हम देखते हैं कि विडार मैग्ना को बुरी तरीके से पीटने लगता है और अब वो मैग्ना को पीटते पीटते बोलता है कि तुम भी अपने पिता की तरह ही नॉर्मल इंसान हो, तुम कुछ भी खास नहीं हो। अब यहाँ हमें समझ आता है कि मैग्ना के डैड को भी विडार ने ही मारा था। और अब जैसे ही मैग्ना को ये बात पता चलती है वैसे ही वो गुस्से में आकर आसमान की तरफ अपने हाथों को करता है और अब हम देखते हैं कि आसमान से मैग्ना और विडार के ऊपर बिजली गिरती है। ये बिजली का झटका इतना ज्यादा तेज होता है कि विडार की वहीं फौरन मौत हो जाती है और मैग्ना थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद यहीं पर हम वेंचे को देखते हैं जो ये बोलती है कि सबको लगता है कि रैग्नारॉक कहानी का अंत था, लेकिन असल में रैग्नारॉक तो कहानी की शुरुआत थी। और अब इतना बोलने के बाद वेंचे कौवे का रूप लेकर वहां से उड़ जाती है। और अब आखिरी सीन के अंदर हम देखते हैं कि मैग्ना का हल्का सा हाथ हिलता है, यानी कि मैग्ना जिंदा और सही सलामत था। और अब यहीं ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है।
तो क्या यही था मैग्ना की कहानी का अंत, या फिर अब कहानी शुरू होगी द रियल रैग्नारॉक? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।